वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और ये वीडियो 6 जो है अपलोड हो चुका था और इसको हम लोग ने डिलीट किया है। और वो डिलीट क्यों किया है वो अभी आप अंदर इसमें देखेंगे, सरप्राइज़ है। एक सजेशन मेरे पास आया था और उस सजेशन को मैंने एक्सेप्ट किया है। थैंक यू। आप लोग कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप सजेस्ट किया कीजिए, ये अच्छी बात है। इट डजेंट मैटर, मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए नहीं हूँ, पहले ही बोल दिया हूँ। मेन चीज़ है कि समझ में आना चाहिए। तो आज जो हम 6 पार्ट इसका कवर कर रहे हैं, तो इस 6 पार्ट में जो हम पोर्शन कवर करेंगे वो क्या होने वाला है, वो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में हम बायोटिक कंपोनेंट को आज डिस्क्राइब करेंगे और इसके बाद से एक और वीडियो इसी के साथ पड़ेगा जिसमें हम एबायोटिक कंपोनेंट को आज शुरू करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो बायोटिक है और एबायोटिक का आज शुरुआत होगा। इन्वायरमेंट को बेसिकली 2 भागों में मैंने डिवाइड किया था, आप देख रहे होंगे। फिजिकल कंपोनेंट हो गया है। फिजिकल कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर वीडियोस थे। और इसके बाद से अब हम आज जो है बायोटिक कंपोनेंट को इलेबोरेट कर रहे हैं। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो ये एक जायंट रिजर्वायर है, नेचर में बहुत बड़ा रिजर्वायर। और चूंकि नेचर अकेले काम नहीं करती है, इसकी डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी नेचर को कोलैबोरेट करके वर्क करने में मदद करती है। एक तरह से ये सही भी है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक होता है एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी में एक तरह का रिलेशन है, एक तरह का इंटरेक्शन है, एक तरह का जो है आपका कह सकते हैं कि फंडामेंटल अप्रोच है फॉर सर्वाइवल। नेचर में सर्वाइव करने के लिए नेचर कई तरीके और कई आयामों में काम एक साथ करती है, एक ही समय पे करती है। तो जायंट रिजर्वायर है, 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं हमारे पास ऑल ओवर अर्थ जो नोन है। अभी तो बहुत सारे स्पीसीज हैं जो नोन ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कहाँ पर जब बायोलॉजिकल कंपोनेंट की बात आती है तो बायोटिक और एबायोटिक एक साथ रख के डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये इंटरेक्शन, ये डिपेंडेंसी, ये रिलेशन जो डिस्क्राइब होगा इसमें, ये फ्लो ऑफ एनर्जी पैटर्न को लेकर है। और फ्लो ऑफ एनर्जी पैटर्न का मूलभूत आधार क्या है? फूड। किसी भी इकोलॉजी में, किसी भी इकोसिस्टम में जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो डिपेंड करता है फूड पे, खाने पे। जैसे कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया, आपको बहुत अच्छी जगहों पे ले आकर रख दें तो सबसे पहले मन में विचार आएगा कि यार यहाँ तो सब कुछ है, एसी है, फ्रिज है, बहुत बड़ा मकान है, पर खाएंगे क्या? सबसे पहला विचार आएगा। तो फूड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। इसीलिए, और चूंकि फूड अकेले ग्रो होगा नहीं, फूड अकेले ग्रो होगा नहीं, तो उस दौरान जो रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होगी वो हमको एबायोटिक के साथ मिलेगी। नेचर जो है वो हेट्रोजीनियसली वर्क करता है, होमोजीनियसली एडाप्टेशन इसमें नहीं होता है ज़्यादा। और इसीलिए बायोलॉजिकल कंपोनेंट 8 आपका शुरू होता है ऑटोट्रॉफ से सेप्रोट्रॉफ तक, माने डीकम्पोजर सेगमेंट तक। इसमें पॉपुलेशन, स्पीसीज और कम्युनिटी डायनेमिक्स सारे आ जाते हैं। पर ये पॉपुलेशन, ये स्पीसीज, ये ग्रोथ, ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब कोलैबोरेट करके बायोटिक एबायोटिक चलता है। इसीलिए बायोलॉजिकल कंपोनेंट में हमने रखा है एबायोटिक सेगमेंट भी। इसमें लिखा है बायोटिक हैज़ अ वास्ट डायमेंशन as we goes through the food web. That's why biological component is not only for a single species. It starts from autotroph to saprotrophs at each trophic segment of ecology, that is species, population and community. अब स्पेसीज, पॉपुलेशन और कम्युनिटी की जब भी बात करेंगे
तो स्पीसीज ऐसे ही हो जाएगा विदाउट सक्सेशन? विदाउट सक्सेशन नहीं होगा, सक्सेसिव स्टेजेस होने होंगे। तो सक्सेसिव स्टेजेस के लिए आपको बेयर रॉक की जरूरत होगी। वो क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। बेयर रॉक धीरे धीरे फ्रजाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है, रॉक साइकिल में मैंने बताया था। ये सारे सेगमेंट कलेक्टिवली बायोलॉजिकल सेगमेंट में वर्क करते हैं, एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक साथ जो है एक दूसरे पर डिपेंड होकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद 3 लिविंग जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके 3 मूलभूत प्रिंसिपल्स उभर कर सामने आए। पहला जोसेफ ग्रेनल ने दिया 1904 में, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने जो दिया वो बेसिक था, उसका फंडामेंटल था डार्विन की थ्योरी पर। डार्विन के सिद्धांतों को लेकर उन्होंने बात की, जिसमें क्रमिक विकास और मनुष्य के और जानवरों के और पेड़ पौधे के ग्रोथ को लेकर डिस्क्राइब किया गया। फिर इसके बाद से जॉर्जी एफ गॉज ने एक प्रिंसिपल दिया, 1910 से 1986 तक ये रहे। और इन्होंने इसके बाद एक प्रिंसिपल दिया जो लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहलाता है। इसको जो है गॉज प्रिंसिपल या गॉज लॉ भी कहते हैं। इन्होंने एक फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन दिया लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। ये तीनों प्रिंसिपल एक अलग वीडियो में आपको इसके बाद मिलेंगे। अभी हम बायोटिक को समझ रहे हैं। फिर लोटका-वोल्ट्रा इक्वेशन आया। लोटका-वोल्ट्रा इक्वेशन प्रे प्रेडेटरशिप रिलेशनशिप का डिफाइन करने वाला इक्वेशन था। ये पहला नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ये जनरल नॉलेज है। इकोलॉजी का पहला नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक साथ नहीं दिया गया, ये सेपरेटली दिया गया। लोटका ने इसको 1925 में और वोल्ट्रा ने इसको 1926 में डिस्क्राइब किया। और इसमें स्पीसीज कैसे सरवाइव करेगा, इसके लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल सेलेक्ट किया वो पैरामीशियम ऑरेलिया क्वाड्रेटम का था। यहाँ पे थोड़ा सा बता दें आपको, होता क्या है कि जो कंपटीशन एक्सक्लूजन जो चूँकि प्रे और प्रेडेटरशिप का है ये हिसाब किताब लोटका-वोल्ट्रा में, तो जैसे मान लीजिए कि एक न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया बनाया उन्होंने, उसमें पैरामीशियम को ग्रो कराया, वो तेज़ी से ग्रो किया। दूसरे में पैरामीशियम ऑरेलिया को ग्रो कराया, वो भी तेज़ी से ग्रो किया। और एक उन्होंने ग्रो कराया पैरामीशियम क्वाड्रेटम। तो तीनों स्पीसीज तेज़ी से अपने अपने न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो की। फिर उसके बाद से उन्होंने पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम क्वाड्रेटम और जो है इसको एक क्लम्प में कंसोर्सिया बनाकर डाला। तो जो स्पीसीज तेज़ी से जनसंख्या बढ़ाई वो तेज़ी से सर्वाइव की, क्योंकि उसने सारे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम किया। तो इस पे उन्होंने 3 डिफरेंट हाइपोथेटिकल मॉडल को डिस्क्राइब किया है। उसी को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आप समझ लीजिए, प्रे, प्रेडेटर, होस्ट और पैरासाइट, ये दोनों अलग अलग है। प्रे प्रेडेटर में सीधा किलिंग है, सीधा किलिंग। प्रे हमेशा प्रेडेटर के द्वारा मारा ही जाएगा। होस्ट और पैरासाइट में क्या होता है? पैरासाइट होस्ट से अटैच होकर उसको डैमेज करता है, स्ट्रक्चरल, सेलुलर लेवल, एंजाइमेटिक लेवल पर उसको नष्ट करता है। अब टर्मिनोलॉजीज और एसोसिएशन के बारे में हम समझेंगे। एसोसिएशंस, इंटरेक्शन और कंपटीशन, 3 टर्मिनोलॉजी इकोलॉजी में हमेशा ही देखने, सुनने और समझने को मिलती है। और ये है क्या चीज़, इसको समझेंगे। जब हम बात करते हैं एसोसिएशन की, तो 2 प्रकार के एसोसिएशन 2 चीज़ों में होते हैं। एक होगा स्पीसीज और दूसरा होगा सिम्बियंट। तो इस तरह का जो सिम्बायोसिस एसोसिएशन बनता है, सिम्बायोसिस प्रणाली कही जाती है इसको। इंटरेक्शन 2 प्रकार का होता है, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म। प्रेडेशन प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप दर्शाता है। पैरासिटिज्म होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप दर्शाता है। जैसे
एसोसिएशन स्पीसीज और सिम्बियंट का रिलेशनशिप दर्शाता है। फिर कंपटीशन की बात करें तो दो प्रकार के कंपटीशन है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। माने एक जो है इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगा, दूसरा होगा कि दो अलग अलग स्पीसीज प्रजाति के होंगे उनमें इंटरेक्शन होगा। अगर हम ग्लोबली फॉर्म ऑफ कंपटीशन को देखें, कई प्रकार के कंपटीशन ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरफेस, जिसको हम डायरेक्ट कंपटीशन कहते हैं। 2 स्पीसीज हैं, एक दूसरे को खाएंगी, ठीक है। दूसरा इंटरेक्शन जो है वो एक्सप्लोटिव है। एक्सप्लोटिव टर्म को क्या इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर एक्सप्लोटिव टर्म का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है रिसोर्स। रिसोर्स को लेकर यहाँ डिस्क्राइब किया गया। 2 स्पीसीज हैं और रिसोर्स उसका जो है वो लिमिटेड है। उस कंडीशन में जो इंटरेक्शन होगा वो एक्सप्लोटिव होगा। एक इंटरेक्शन होगा एपरेंट। एपरेंट में 2 प्रीडेटर हैं, एक प्रे है। अब एक प्रीडेटर दूसरे प्रीडेटर को खा ले, तो जब दूसरे प्रीडेटर को वो खाएगा, ए बी को खाएगा, तो उस दौरान क्या होगा? प्रे की संख्या बढ़ रही होगी। फिर उसके बाद से ए जो है प्रे को खाएगा और ए की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह के इंटरेक्शन को देखने को मिलता है। ये एपरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। अब इसको ऐसे समझें, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि जो है एक लड्डू है, तो 2 लोग हैं, आधा आधा बांट के खा लिए डायरेक्ट। एक्सप्लोजिव, 2 लड्डू हैं, सॉरी डायरेक्ट में आपके पास 2 लड्डू है और एक एक लोग खा लिए। एक्सप्लोजिव में 1 लड्डू है, लिमिटेड है, 2 उसके खाने वाले हैं, तो 50-50 कर लिया। अब एपरेंट में क्या है? 1 है लड्डू, 1 है, खाने वाले 2 हैं, तो आपस में लड़ लेंगे, जो बचेगा वही खाएगा। ये एपरेंट है। इसी चीज़ को स्पीसीज बेसिस पे लोटका वोल्ट्रा ने और गाज ने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको इकोलॉजिकल लॉ में देखने को वीडियो में मिलेगा। बायोटिक्स की बात करते हैं जब, बायोटिक कंपोनेंट की, तो लिविंग कंपोनेंट आ गए, सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट। आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटीज, जो भी है आपका, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल, ये सारे के सारे आ गए आपके बायोटिक में। अब बायोटिक इंटरेक्शन या रिलेशनशिप की जब बात करते हैं हम, तो ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव सिम्बियोसिस और निगेटिव सिम्बियोसिस। नाउ द क्वेश्चन हियर arises, among the positive interaction, which is the perfect positive symbiosis? You are saying in the chart here, there are number of interactions in positive. It is neutralism, it is mutualism, it is commensalism, aggregation. Now, which is one is the perfect? Hope you guess well. Which one is the perfect positive symbiosis? Let's find in the answers and describe each and every different types of positive symbiosis relationship. पॉजिटिव सिम्बियोसिस रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी स्पीसीज को जो है हार्म ना हो, ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव सिम्बियोसिस मतलब है कि किसी भी प्रकार का हार्म न हो, नाइदर फ्रॉम इट्स केमिकल, नाइदर फ्रॉम इट्स एक्टिविटी, नाइदर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रिडेशन। किसी भी प्रकार का हार्म न पहुंचे, तो उस तरह के इंटरेक्शन को हम पॉजिटिव सिम्बियोसिस इंटरेक्शन में रखते हैं। पहला आता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में एक स्पीसीज
जो होता है वो बेनिफिट होगा, पर दूसरा जो है वो हार्म नहीं होगा, और तो और दूसरा बेनिफिट भी होगा। मतलब दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, बिना एक दूसरे को हार्म किए, बिना एक दूसरे को हार्म किए। ध्यान रखिएगा, हार्म नहीं होना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों दोनों केस में। म्यूचुअलिज्म क्या है? दोनों ही पार्टनर जब तक एक साथ रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक एक साथ रहेंगे, म्यूचुअलिज्म कॉमन्सलिज्म में थोड़ा ही अंतर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सही जवाब आप देंगे, नहीं तो गड़बड़ा देंगे। न्यूट्रलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिट हो रहे हैं, एक ज़्यादा बेनिफिट होगा, परंतु दूसरा हार्म भी नहीं होगा। हार्म तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में होना ही नहीं है। अगर पॉजिटिव में हार्म हो गया तो इट मीन्स इट इज नेगेटिव। म्यूचुअलिज्म में जब तक वो साथ रहेंगे तब तक एक दूसरे को मदद करेंगे पॉजिटिवली। इसीलिए म्यूचुअलिज्म को परफेक्ट पॉजिटिव सिम्बियोसिस कहते हैं। इसीलिए म्यूचुअलिज्म को परफेक्ट पॉजिटिव सिम्बियोसिस कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और इसी तरह के ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप के आधार पर इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ऑब्लिगेटरी है, दूसरा फैकल्टेटिव है। ऑब्लिगेटरी को समझिए, एसोसिएशन मोर और लेस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर। दोनों ही पार्टनर के लिए एसोसिएशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक साथ रहेंगे तो सर्वाइव करेंगे, और ये एसेंशियलिटी इनके साथ होनी है। जैसे एग्जाम्पल में लाइकेन है और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है और ज़ूकोलोरा बैक्टीरिया। लाइकेन जहां भी होल्ड फास्ट रहेगा तो वो जब तक उससे होल्ड फास्ट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। बिना जिससे जुड़े हुए किसी पेड़ की टहनी में है तो होल्ड फास्ट किया है तो वो सर्वाइव कर रहा है, बिना उस टहनी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। फैकल्टेटिव केस में क्या होगा? फैकल्टेटिव को नॉन ऑब्लिगेटरी और फोटो कॉरपोरेशन भी कहते हैं। प्रोटो कॉरपोरेशन एंड नॉन ऑब्लिगेटरी टर्म का इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपके प्रोटो कॉरपोरेशन आ जाए तो कंफ्यूज होकर कोई और मत लिख दीजिएगा। फैकल्टेटिव की बात कर रहे हैं, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि अगला पार्टनर जो है उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी ही हो, वो ऐसे भी सर्वाइव कर सकता है, और भी तरीके से वो सर्वाइव कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हर्मिट क्रैब का, जो कि सी एनिमोन जो है उससे अटैच होकर उसके सेल के साथ जो है हर्मिट क्रैब शेल से अटैच रहता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं सामने, जैसे आपका फिशेज़ हैं। फिशेज़ से भी बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज़ जो है अटैच होती हैं लार्ज फिशेज़ से। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये भी आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है। कॉमन्सलिज्म में क्या होता है? एक ही पार्टनर बेनिफिट होगा पूरी तरीके से। अब कॉमन्सलिज्म और न्यूट्रलिज्म, इसको समझने की जरूरत है, एक ही तरह का चीज है ये। कॉमन्सलिज्म में ओनली वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। ध्यान रखिएगा, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। बट इन केस ऑफ न्यूट्रलिज्म, हार्म तो नहीं होगा पर बेनिफिट होगा। और कॉमन्सलिज्म में बेनिफिट नहीं होगा, हार्म भी नहीं होगा और बेनिफिट भी नहीं होगा। जैसे लिनेस है जो पतले पतले ट्री, टोनसपोरम इज द बेस्ट एग्जांपल।
और इपीफाइट्स है, राइजोस्फीयर है, फाइलोस्फीयर है, फाइलोस्फीयरिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपके कॉमन सेलिज्म में आते हैं। एग्रीगेशन, जब हम एग्रीगेशन की बात करते हैं तो उन एनिमल्स की दिमाग में विचार आता है, उन किंगडम्स के विचार आता है जो स्पीसीज कम्युनिटी में सर्वाइव करते हैं, जो स्पीसीज कम्युनिटी में सर्वाइव करते हैं। एक ग्रुप में सर्वाइव करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है आंट है, चींटियों का। चींटियों का होता है सर्वाइवल। मधुमक्खी, मधुमक्खी भी ऐसे सर्वाइव करती है। जो आप इसको कहते हैं ना हड्डा या बरैया, इस तरह का जो है स्पीसीज, वो भी सर्वाइव करता है। ये कम्युनिटी में सर्वाइव करने वाले हैं। बहुत सारी फिशेस होती हैं जो कम्युनिटी में सर्वाइव करती हैं, बहुत सारी। अब ये एग्जाम्पल देखा, इसीलिए मैंने इसको डिलीट किया था। एक बच्चे ने कहा सर फोटो भी लगा दीजिए थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो मैंने बताया बेटा मेहनत डबल हो जाएगी मेरी और उस वीडियो को डिलीट करना पड़ जाएगा। तो उसने कहा प्रकाश सर कर दीजिए, आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कहा चलो अच्छा ठीक है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। खैर, उम्मीद करता हूँ कि फिर आप लोग उतनी तन्मयता से इसको लाइक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। न्यूट्रलिज्म में देखिए आप, मधुमक्खी परागण कर रही है, फूल से वो उसका रस ले रही है जो उसके लिए, फ्लावर्स के लिए नॉन एसेंशियल कंपोनेंट में हो जाता है बाद में, तो उतना ही वो लेती है। ये न्यूट्रलिज्म है। कॉमन सेलिज्म में देखिए बहुत सारे बड़ी बड़ी फिशेस के साथ स्मॉल फिशेस अटैच होकर चलती हैं, वो उसके ऊपर जमे हुए जो फूड मटेरियल स्टफ होते हैं उसको वो खाती रहती हैं। म्यूचुअलिज्म में आप देखिए, अब देख रहे हैं तीनों का डिफरेंस देखिए। एक जो है स्पीसीज के ऊपर एक स्पीसीज बैठा हुआ है, ये म्यूचुअलिज्म है। कभी भैंस के ऊपर जो है आपका साइरस क्रेन या जो आपका कौवा है या गौरैया है या आपका जो बगुला है, ये स्पीसीज जो है उसके ऊपर बैठते हैं। या माइग्रेटरी बर्ड है, ये क्या कर रहे हैं, उस जिस पे वो बैठे उस स्पीसीज के ऊपर बहुत सारे बीटल्स और माइट्स होते हैं जिसको वो खाते हैं, जिसको वो खाते हैं। तो अगले को हार्म नहीं हो रहा है, अगले का बेनिफिट ही है पूरा, देख रहे हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म में आता है। इसीलिए म्यूचुअलिज्म को परफेक्ट सिम्बियोसिस कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव सिम्बियोसिस, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट पॉजिटिव सिम्बियोसिस। ऑब्लिगेटरी में आप देख रहे हैं लाइकेन, और जो है फैकल्टेटिव में आप देख रहे हैं हर्मिट क्रैब से सी एनिमोन अटैच है। एग्रीगेशन में आप देख रहे हैं कम्युनिटी में रहने वाला आंट, आंट का देखिए घर ऐसे होता है। लाइकेन पे काम जो है NBRI में होता है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिसको बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एग्जामिनर पूछ देते हैं और जानकारी ही नहीं होती है कि कहाँ कहाँ पे इन्वायरमेंट पे काम होता है। अब जैसे एयर पोल्यूशन को लेके IITRC में होता है, अब उसका नाम IITR हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, ये भी लखनऊ में है। फिर आपका CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें भी इन्वायरमेंट के लोग ही जाते हैं। और जो है आपका CMAP है, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए है, और शुगर केन इंस्टीट्यूट है। फिर NFGR है, नेशनल फिश ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सब आपको जानना चाहिए। ये सब मैंने शुरुआत में बताया था कि आप अगर MSc या BSc इन्वायरमेंट साइंस कर रहे हो तो यू शुड हैव टू मेक अ डायरी, और अगर आपके पास डायरी बनाया है आपने, जनरल नॉलेज को उस पर नोट कर रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, पर आउटपुट जो है इसका उस लेवल तक का जाना वो सबके मान का नहीं होता है। लोग कहते हैं बहुत सरल है, सरल कुछ भी नहीं होता, सरल तो हिंदी भी नहीं है। बहुत सारे लोग प्राचार्य नहीं लिख पाएंगे, अब बताइए।
एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। एप्लीकेशन अगर हम कह दें कि टू द प्रिंसिपल करके एक एप्लीकेशन लिखिए तो नहीं लिख पाएंगे, न हिंदी में न इंग्लिश में, क्योंकि उनकी बेसिक स्कूलिंग वो किए ही नहीं कभी। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम है। अब फेलोस्फीयर की बात हुई तो एक क्यूरी आई मेरे पास, उसमें था कि सर सबस्ट्रेटम और इनोकुलम हमारे में है तो उसको भी आप बताइएगा। तो ये बस वही चीज़ें हैं आपके सामने। र्यूनेन जे 1961 में फेलोस्फीयर टर्म कॉइंड किया था। फेलोस्फीयर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टोटली अबव द ग्राउंड पोर्शन एग्जिस्ट करते हैं, और इनको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लैम्नोस्फीयर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोटल बिलो द ग्राउंड के होते हैं, और द सेकेंड वन इज राइजोस्फीयर। लैम्नोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोटल बिलो द ग्राउंड होंगे। इसको फिर और भी डिवीज़न किए गए, जैसे क्यूलोस्फीयर है स्टेम पे रहने वाले, फाइलोप्लेन से लीफ पे रहने वाले, एथनोस्फीयर पे फ्लावर्स पे रहने वाले, कार्पोस्फीयर फ्रूट पे रहने वाले, राइजोस्फीयर मतलब अब ये जो है आपका पूरा टोटली राइजोबियम बेल्ट आ जाएगा नीचे, ग्राउंड सरफेस प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये फास्फोरस साइकिल में जो बैक्टीरिया और सल्फर में लग रहे हैं वो सब यही राइजोस्फीयर में मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखने जा रहे हैं अब ये फोटोग्राफ्स, देखिए उससे फ़ायदा तो होता है। अब ये देखिए, ये पूरा फाइलोस्फीयर और यहाँ से माइक्रोराइजल ट्रेड शुरू होता है बिलो द ग्राउंड। मतलब ये हो गया आपका राइजोस्फीयर और ये हो गया आपका लैम्नोस्फीयर, कलेक्टिवली नोन एज फाइलोस्फीयर। अब माइकोराइजल एसोसिएशन को पढ़ते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन दो प्रकार का होता है, एंडोट्रॉपिकल, एक्टोट्रॉपिकल। एंडोट्रॉपिकल मतलब कि वास्कुलर, एरोकॉइड्स, एब्रॉड्स, ऑर्किडेशियस होता है। एक्टोट्रॉपिकल मतलब जो सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन में मैक्सिमम फंगाइज जो होते हैं इनको दो प्रकार में देखा जाता है, एक्टोट्रॉपिकल माइकोराइजल एसोसिएशन, एंडोट्रॉपिकल माइकोराइजल एसोसिएशन। एक्टोट्रॉपिकल मतलब कि जो हायर प्लांट के रूट उस पर सरफेस पर हैं, मैक्सिमम ओक, पाइन, रोज, सैलेक्स, बेसिडोमाइसोटा और जाइगोमाइकोटा और एक्कोमाइकोटा स्पीशीज होते हैं ये। एंडोट्रॉपिक में आते हैं जो इनसाइड में रहें सेल्स के, रूट्स के। तो ऐसे चार कैटेगरी इनकी है, वास्कुलर, एरिकॉइड्स, एब्रोटाइड एंड ऑर्किडेशियस। वास्कुलर टेम्परेट और ट्रॉपिकल टेम्परेट हर्ब होते हैं जो कि डिसीडियस फॉरेस्ट में भी देखे जाते हैं। एरिकॉइड्स जो होते हैं वो शब्स होते हैं, बिलोंग टू फैमिली इरिसिएसी। इरिसिएसी फैमिली का नाम भी इसी के कारण पड़ा है। फिर इसके बाद से एब्रोट्राइड्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स मेडिटेरियन क्लाइमेट में पाए जाते हैं। फिर ऑर्किडेशियस मतलब ऑर्किड्स। ऑर्किडेशियस जो होते हैं वो एंडोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक ऑर्किड्स स्पीसीज की बात की जाती है। इसमें ईपी पैरासिटिज्म भी होता है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स भी आते हैं इसमें। राइजोक्टोना भी स्पीसीज आता है जो ऑर्किडेशियस माइकोराइजल एसोसिएशन के अंतर्गत देखा जाता है। एक नए प्रकार का एसोसिएशन देखने को मिलता है जिसको हम माइक्रोफाइलेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिमिक्रोफाइल, कोई भी स्पीसीज अगर किसी भी स्पीसीज को अपना होस्ट बनाया है तो उसका वो प्रोटेक्शन भी करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आंट है, चींटी। चींटी किसी भी जो है अगर पेड़ पे है तो उसका प्रोटेक्शन भी करती है उन एनिमल से जो उसके लिए, उस प्लांट के लिए या उस जो है ट्री के लिए हार्मफुल हो जाए। इसी तरह कई सारे जो है स्पीसीज है जो प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे स्नेक्स है,
ऐसा नहीं है। कई एसोसिएशंस के कई एग्जाम्पल हैं। अगर मैं उसको सबको लिखना शुरू करूँ तो ये तो एक ही स्लाइड जो है वो कई लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कई सारे एसोसिएशन, जैसे अफ्रीका का ब्लैक मामा है, वो ट्री पे रहता है, उस ट्री के लिए वो हार्मफुल थोड़ी ना है, पर उस पर आने वाले स्पीसीज उसके आहार हैं, तो इससे वो ट्री प्रोटेक्ट होता है। सबसे जहरीला सांपों की कैटेगरी में आता है वो अफ्रीकन ब्लैक मामा। और जो है अब ये कलेक्टिवली लेमनोस्फीयर, राइजोस्फीयर, माइकोराइजल एसोसिएशन जो है, इनका यूज़ किया जाता है फॉर स्टडी ऑफ मीडियम एंड सबस्ट्रेटम इन एनवायरमेंटल साइंस। अब ये जो मीडियम एंड सबस्ट्रेटम की बात कर रहा था वो यही चीज़ है। तो हो सकता है कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया हो। पर मैं थैंक्स कहूँगा उस लड़के को जिसने मुझसे कहा कि सर फोटोग्राफ लगाइए, और वाकई में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था कि भाई डिलीट कर देंगे तो फिर उस समय जैसे मैं पढ़ा रहा था तो उस समय जो जो विचार आते हैं ना फ्लुएंसी के साथ, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसमें राइजोस्फीयर होराइजन देख रहे हैं कहाँ पे है, ये अलग अलग सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस, लीफ पैथोजेंस, रूट पैथोजेंस, फाइलोस्फीयर ऊपर। यही चीज़ को, ये जो फोटोग्राफ आपका मैंने पहले बताया है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे और थोड़ा सा और जूम करके, जैसे आप कह दें माइकोराइजल एसोसिएशन है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा राइजोस्फीयर ऊपर है, माइकोराइजल इसके ठीक नीचे पाया जाएगा। अब बायोटिक में आता है निगेटिव। अब यहाँ पे भी एक सवाल है। सवाल ये कि विच इज द परफेक्ट निगेटिव सिम्बियोसिस। तो निगेटिव जो है वो कंपटीशन निगेटिव में हम देखते हैं, प्रिडेशन, कैनाबलिज्म, पैरासिटिज्म, एंटीबायोसिस, हेमेंसिलिज्म। कंपटीशन दो प्रकार का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। निगेटिव सिम्बियोसिस इसको कहते हैं। एंटागोनिज्म भी इसको कहा जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए एंटागोनिज्म तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, यही चीज़ है, ठीक है। और एंटागोनिज्म में जो कंपटीशन है उसमें बताया गया कि कंपटीशन बेसिकली शेल्टर, फूड, लाइट, स्पेस, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों के लिए होता है। और ये दो तरीके से देखा जाता है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसीज आपस में कम्पीट करे, और इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, बेस्ट एग्जांपल है। अगला पड़ोसी अगर इसी का एग्जांपल का देखिए कैसे इस एग्जांपल का प्रयोग मार्केटिंग सेक्टर में भी किया जाता है। ओनिडा टीवी का ऐड देखे होंगे। ओनिडा टीवी के ऐड में दिखाता था कि आपने ओनिडा टीवी खरीदी तो आपका पड़ोसी जलेगा। कंपटीशन है। अभी जो है नेरोलैक पेंट इसका इस्तेमाल कर रही है। आप अपने घर को पेंट करा रहे हैं तो पड़ोसी देख रहा है दूरबीन से। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप, उसके यहाँ हैवेल्स के वायर लगे हैं, फायर कैच नहीं करेगा तो उसको पड़ोसी देख रहा है। ये क्या है? ह्यूमन में कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा कंपटीटिव ह्यूमन है, सबसे ज़्यादा। अगला कार खरीदा तो हमें भी कार चाहिए, अगला बाइक खरीदा हमें भी बाइक चाहिए, अगले का महल है तो हमारा भी महल होना चाहिए, उनकी सैलरी 5 फिगर में तो हमारी भी 5 क्यों नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ को हम अपने बच्चों तक ले जाते हैं। उनका बच्चा IAS हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ भाई? वो उससे बढ़िया फैसिलिटी दे रहा हूँ, AC कमरा दे रहा हूँ। ओ भाई, सचिन तेंदुलकर की तरह ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स गली में ख़त्म हो गए। कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे भी होती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन प्ले लाइक सचिन बिकम सचिन, ये जान लीजिएगा। हीरो के केस में, क्रिकेटर्स के केस में ये होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सचिन की तरह खेलने वाला सचिन ही हो जाए। सचिन का लड़का सचिन नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि हीरो का लड़का हीरो ही बेस्ट हीरो बन जाए। अमिताभ बच्चन का लड़का फ्लॉप है, सारे एक्टर्स के बच्चे मैक्सिमम फ्लॉप है। पर साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप साइंटिस्ट को पढ़ेंगे तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। मेरे जानने में बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाए और उनको गर्व होता है वो साइंटिस्ट है, उनका बच्चा भी साइंटिस्ट है। ये ट्रेडिशन जो है ना, ये नायाब है, ये नायाब है। ये देखकर अच्छा लगता है। मैं साइंटिस्ट, मेरा बेटा भी साइंटिस्ट। वाटसन एंड क्रिक का एग्जाम्पल तो आप देखेंगे, DNA फॉर्मेशन जो हुआ है, DNA का खोज जीवनी। तो साइंटिस्ट की जीवनी पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट बन जाएंगे। पर अगर आप किसी क्रिकेटर और किसी जो है मोटिवेटर और
हीरो की जीवनी पढ़ेंगे तो हीरो नहीं बन पाएंगे, ये भी जान लीजिएगा, ये भी ट्रूथ है, ये ट्रूथ। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन ह्यूमन बीइंग में है, सबसे ज़्यादा। एक ही स्पीसीज के अंदर में, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक ही स्पीसीज के अंदर में अगर कंपटीशन है तो उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। अब मान लीजिए दो स्पीसीज हैं, सांप है और क्या नाम है, छिपकली है, मेढक है, अजगर है, तो ये जो कंपटीशन होगा, यहाँ पर जो प्रेडिशन प्रे रिलेशनशिप बन रहा है, ये इंटरेक्शन, दो स्पीसीज अलग हो गए, तो यहाँ का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक कहलाएगा। अब आइए प्रीडेशन पे। प्रीडेशन में टोटल किलिंग होगी, प्रीडेटर होगा वो मारेगा, प्रे होगा वो अपनी जान बचाता फिरेगा। टोटल किलिंग, टोटल। इसीलिए प्रीडेशन को हम कहते हैं परफेक्ट निगेटिव सिम्बायोसिस। ईटन एंड बीन ईटन का कंसेप्ट यहीं से है। पॉपुलेशन कम्युनिटी डायनेमिक्स को रेगुलेट करने का सबसे बेहतरीन नेचर का फंडा जो है वो यहाँ है। प्रे की संख्या बढ़ गई तो एकदम प्रेडेटर की संख्या धड़ल्ले से तेजी से बढ़ेगी, वहाँ प्रेडेटर पहुँचने लगेंगे, क्योंकि प्रे वही काम करेगा जो सक्सेशन में होता है कि वो अपने स्पीसीज को ऐसा, इस इन्वायरमेंट को अपने ऐसा मॉडिफाई करेगा कि वो प्रेडेटर की नज़र में आ जाए, और जैसे ही प्रेडेटर की नज़र में आया बस शिकार हुआ। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल कार्निवोरस प्लांट्स के भी हैं। कई जगह पे इसको पैरासिटिज्म में रखा गया है, पर ये प्रिडेशन है, शिकार है। यूट्रिकुलेरिया है, पिटर्च है, डॉर्सा सनड्यू प्लांट है, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पर ये जितने भी कार्निवोरस प्लांट हैं, इंसेक्टिवोरस, ये ध्यान रखिएगा, ये वहीं ग्रो करेंगे जहाँ नाइट्रोजन डिफिशिएंट होगा, कम होगा, और इनके अंदर कंप्लीट 100% डाइजेशन होता है, कुछ बाहर नहीं आएगा। 100% डाइजेशन। इस धरती पर इकलौता स्पीसीज हैं जो 100% डाइजेशन करती हैं। कैनिबलिज्म में होता है कि हायर स्पीसीज जो होता है वो अपने ही स्पीसीज को किल कर देता है, ये एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। ह्यूमन ओमनीवोरस होने के साथ साथ कैनिबल भी है। मैंने एग्जाम्पल में बताया था एक बार कि वुहान के मार्केट में जो है वो एम्ब्रियो भी बिकते हैं। चाइनीज़ लोग अलग अलग महीने के एम्ब्रियोज को भी खाते हैं। तो मैन ईटर है हम लोग। इन केस ऑफ सर्वाइवलिटी ह्यूमन कैन ईट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैन ईट ह्यूमन बीइंग, तो इसको हम कैनिबल कहेंगे। बहुत सारे कॉकरोच और स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स और जो है हिप्पोपोटामस, इसके एग्जाम्पल आते हैं, वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। कई बार लायन में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिली है। अपने प्रभुत्व के लिए वो युवा नरों को खा जाते हैं, प्रभुत्व के लिए, उस इलाके पे दबदबे के लिए। पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासाइट एक होस्ट होगा और दूसरा पैरासाइट होगा और न्यूट्रिशन से लेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म का। कभी बाल में जूं पड़ा होगा, पैरासाइट है वो। कभी कोई जो है स्किन में कोई इचिंग होती है तो कोई आपका बग जो है वो पैरासिटिक होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म के, बहुत एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इसमें बहुत जानकारी वाला था। एक्रोथोबियम इज द स्मॉलेस्ट टोटल पैरासिटिक डाइकॉट एंजियोस्पर्म ऑन द स्टेम ऑफ पाइनस स्पीसीज। कौन सा ये है? वो जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है ये पौधा पाइनस का। इसमें एक बहुत डिजाइनर वुड के टाइप का फ्रूट होता है, इसका बहुत खूबसूरत होता है।
उसको लोग डेकोरेटिव भी रखते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट पैरासिटिक हिसाब किताब है ये, तो ये जनरल नॉलेज था इसीलिए मैंने डार्क रखा है। फिर एंटीबायोसिस में एक ये कंडीशन बनती है जिसमें कि स्पीशीज किसी प्रकार का केमिकल रिलीज करे वायुमंडल अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो किसी प्रकार का केमिकल रिलीज करे जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। जैसे बहुत सारी फिशेज हैं वो जेल सेक्रेट करती हैं, एक तरह का आप समझ लीजिए केमिकल जो है उनका कैमोफ्लाज बन जाए, तो इस तरह के जो है उसको हम एंटीबायोसिस कहते हैं। बहुत सारे फंगाई हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका पेनिसिलिन और एरोमाइसिन्स टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो बनते हैं वो एंटीबायोसिस रिलेशनशिप वाले स्पीसीज के इंटरेक्शन से निकाले जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जितने बनेंगे वो जो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन और ये सब मिलेगा मैक्सिमम वो एंटीबायोसिस वहाँ रिलेशनशिप भी होता है। एमेंसेलिज्म में दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती है, अगला स्पीसीज सेम होने के बावजूद हार्म हो जाए, या न बेनिफिट हो न हार्म हो, वो वहाँ से माइग्रेट कर जाए, कुछ ऐसा हो जिससे वो माइग्रेट करे। जैसे मान लीजिए ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी क्लोरीन नाम का केमिकल रिलीज करती है। इसके रिलीज होने से उस पर्टिकुलर एल्गी का स्पीसीज जो रिलीज इसको कर रहा है कोरेला वुल्गैरिस, ये क्या करता है जब ये रिलीज कर देगा उस केमिकल को तो इसी के और भी अगर कोई ग्रीन एल्गी होगी तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाएगी। उस ग्रीन एल्गी के लिए तो वो हानिकारक नहीं है जो माइग्रेट की, पर अगर कोई और स्पीसीज है तो उसके लिए वो हानिकारक हो जाएगी। इस टाइप के एसोसिएशन को एमेंसेलिज्म कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। अभी ये इंट्रा स्पेसिफिक, अब देख रहे हैं लड़ रहे हैं आपस में, खाने के लिए लड़ रहे होंगे, पीछे चारा है, लड़ लो, जो जीतेगा वो खाएगा, सर्वाइवल के लिए भी होता है। इंटर स्पेसिफिक माने दो अलग अलग स्पीसीज हैं आपस में, मीर कैट और टाइगर लायन इंटरेक्ट हो रहा है। प्रेडेशन मतलब शुद्ध शिकार, देख रहे हैं आप, लियोपर्ड है, डियर को दौड़ा लिया है इसने, इसको खाना ही खाना है। कैनाबलिज्म, हिपोपोटामस का एग्जाम्पल मैंने बताया था, अपनी स्पीसीज को खा रहा है। क्रोकोडाइल भी ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल और इस तरह कैनाबलिज्म, देखिए नेचर एक संतुलन का सिद्धांत बना देती है, अगर नहीं बनाएगी ना तो इतने सारे स्पीसीज धरती पर हैं कि अगर सभी के सभी हैच करके ग्रोथ कर जाए तो विलुप्त हो जाएंगे। और यही विलुप्त होने के कगार से बचने के लिए नेचर कई तरीके के रूप को इस्तेमाल करती है, कई तरह के इंटरेक्शन को फॉलो करती है। फिर इसके बाद से फोटो लगाने से अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और ये थैंक्स मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ जिसने मुझे सजेस्ट किया। फिर आप पैरासिटिज्म देख रहे होंगे, पैरासाइट है वो सेब में लगा है, और उसके से इस तरह के क्लाइंबर्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, पूरे उस पेड़ को ही खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसकी खूबसूरती को। एमेंसेलिज्म में आप एल्गी का देख रहे हैं। सनड्यू जो है वो डोर्सा इसी तरह का होता है, ये अपने टेंटिकल्स पे जो है वो एक लिक्विड रिलीज़ करता है, केमिकल रिलीज़ करता है जो कि सन की लाइट में चमकता है, एक ल्यूमिनेक्स क्रिएट करता है। और इसी को समझ के, इसको चारा समझ के चिड़िया और अलग अलग जानवर छोटे छोटे आते हैं, इसको ये कैप्चर करके खा जाता है। पीटर्स प्लांट आप देख ही रहे हैं, इसमें पूरा जेल भरा रहता है, इसके अंदर गए बस ख़त्म, कंप्लीट डाइजेशन। फिर इसके बाद से आप, अब हम लोग अभी कुछ देर में शाम को आज ही एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट और टेम्परेचर को अपलोड कर रहे हैं, तो बने रहिएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ नया इंडेंट ऐड और इसमें हम लोग ऐड किए हैं, और जो डिलीट किए हैं तो उसके लिए सॉरी, पर जिस बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया मैं अगेन उसको थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू फॉर योर सजेशंस।
हैव अ नाइस डे। खुश रहिए।